नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 2 अप्रैल 2023 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू तथा इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों को आधार बनाकर हम प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न की चर्चा करेंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देंगे और अंत में आज के किसी विशेष तथ्य की हम चर्चा करेंगे। तो आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, थिरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या हैं। आप ध्यान रखें, अगर हम थिरा की बात करें तो ये एक तरह से नृत्य के संदर्भ में एक कला का प्रदर्शन करने की विधा है, जो प्रमुख रूप से केरल का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर एक तरह से संचालित की जाती है। और इसमें एक तरह से अगर हम देखें तो थिरा और थेयम दो तरह की आप कह सकते हैं कला के रूप हैं, जो केरल के अलग अलग भागों में एक तरह से संचालित होते हैं। और ये जो एक तरह से कला का प्रदर्शन है वो प्रमुख रूप से मंदिरों में किया जाता है। थिरा और थेयम की अगर हम बात करें तो दोनों ही एक तरह के रूप हैं, जिनके माध्यम से आप देखें कि भगवान को एक तरह से प्रसन्न करने की जो स्थितियां हैं वो एक तरह से प्रदर्शित की जाती हैं। ये एक तरह का अनुष्ठान में किए जाने वाला नृत्य जरूर है, लेकिन तमिलनाडु नहीं, केरल राज्य में है। तो पहला कथन यहाँ पर असत्य हो जाता है। दूसरा कथन हम देखें, इस कला रूप का प्रदर्शन मलय समुदाय के कलाकारों द्वारा किया जाता है। तो ये सही है, मलय समुदाय के लोगों के द्वारा थिरा जो नृत्य है उसका एक तरह से प्रदर्शन किया जाता है। तो दूसरा कथन सत्य है, केवल दूसरा कथन यहाँ पर सत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर है बी। यहाँ पर प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार अगर हम देखें तो ये मुच्छलकोटी जो मंदिर है केरल के कोझिकोड में, वहाँ पर नागराज थिरा की जो ये नृत्य का प्रदर्शन किया जा रहा है उसके संदर्भ में है। आप थेयम और थिरा में प्रमुख रूप से अंतर ये ध्यान रखें, जब हम थेयम की बात करें तो ये एक तरह से देवम यानी मलयालम में अगर हम देखें तो भगवान के संदर्भ में कहा जाता है, और थेयम में माना जाता है कि जो भी व्यक्ति नृत्य करता है वो एक तरह से भगवान का रूप एक तरह से धारण करता है। जबकि अगर हम थिरा की बात करें तो माना जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर नृत्य कर रहा है वो भगवान का एक तरह से जो भाग है उसको अपने में कहीं ना कहीं समाहित करता है, तो वो एक तरह की जो भावना है वो धारण करके चलता है। जबकि थेयम में वह स्वयं भगवान के रूप में एक तरह से नृत्य का प्रदर्शन करता है। आज के दूसरे प्रश्न को देखते हैं, गोदावरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या हैं। पहला कथन हम देखते हैं, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। आप ध्यान रखें, प्रायद्वीपीय भारत में ये सबसे बड़ी नदी प्रणाली है गोदावरी। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा, यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में मौजूद त्र्यंबकेश्वर के पास सह्याद्री में निकलती है। दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा, पूर्णा, प्रणहिता और इंद्रावती गोदावरी के दाहिने तट की सहायक नदियां हैं। तीसरे कथन का निर्णय करने के लिए हमें एक तरह से मैप देखना पड़ेगा। अगर हम गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी के संदर्भ में आप ध्यान रखें, अगर हम इंद्रावती एक तरह से नदी की बात करते हैं, इसी के साथ साथ अगर हम वर्धा, वेनगंगा और पैनगंगा नदियों की बात करते हैं तो ये प्रमुख रूप से आप देखें, अगर हम ये गोदावरी का एक तरह से प्रवाह देखते हैं तो ये बाएं हाथ की नदियां हैं। और उसी तरह से आप ध्यान रखें, चाहे पूर्वा हो, चाहे प्रणहिता हो या इंद्रावती की बात करें, तीनों ही एक तरह से बाएं हाथ पर मिलने वाली नदियां हैं, ना कि दाहिने हाथ पर। दाहिने हाथ पर अगर हम देखें तो मंजरा प्रमुख रूप से नदी मानी जाती है। तो ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। तो दाएं हाथ पर मंजरा प्रमुख रूप से, इंद्रावती आप देखें यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बाएं हाथ की नदी है, क्योंकि ये गोदावरी का एक तरह से प्रवाह का अगर हम दिशा देखें तो उस रूप में आप देखें तो हमारा तीसरा विकल्प गलत हो जाता है, क्योंकि चाहे इंद्रावती हो, चाहे प्रणहिता हो या पूर्णा, ये एक तरह से बाएं हाथ की सहायक नदी है, ना कि दाएं हाथ की। इस आधार पर तीसरा कथन असत्य है, केवल 1 और 2 सत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है ए, केवल 1 और 2 सत्य है। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये है कि अगर हम बैसोन पहाड़ियों की बात करें, जहाँ पर कोंडा रेड्डी जो जनजातियाँ हैं उनके द्वारा प्रमुख रूप से जो भी विवाह के संदर्भ में अलग अलग सांस्कृतिक रस्में अदा की जाती थी गोदावरी नदी के तट पर, उनमें अगर हम देखें एक तरह से रुकावट आ रही है। कारण अगर हम पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें, जिसे अल्लूरू सीताराम राजू जिले में एक तरह से संचालित किया जाएगा, और इसके कारण आप देखें जो कोंडा रेड्डी जनजाति है उनको एक तरह से रिहेबिलिटेट किया जाएगा, यानी उनका पुनर्वास किया जाएगा। तो इस कारण से उनकी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनमें कहीं ना कहीं एक रुकावट आ रही है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, बैसले दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप ध्यान रखिए, अगर हम बैसले की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से ये एक तरह की कारावास थी, जो फ्रांस में जब अगर हम बात करते हैं प्रमुख रूप से राजतंत्र की व्यवस्था थी, तो वो एक तरह से उपयोग किया जाता था। ये जो एक तरह से कारावास था बैसले, अगर हम पेरिस के क्षेत्र में देखें तो इसका उपयोग जो भी एक तरह से राजतंत्र का विरोध करने वाले थे उनको बंद करने के लिए किया जाता था। वहाँ पर उनको अलग अलग तरह की प्रताड़नाएं दी जाती थी। फ्रांस में जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था उसमें अगर हम 1789 की बात करें तो इसी वर्ष 14 जुलाई के दिन
जो बैसिले जेल था, जिसे एक तरह से प्रतीक माना जाता था कि ये लोकतंत्र के विरोध में है और राजतंत्र का एक तरह से शासन है, तो उसको समाप्त करने के लिए वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग एक तरह से घुसे और वो पूरी जेल में जो भी कैदी बंद थे उनको एक तरह से रिहा किया गया। तो ये जो 14 जुलाई की घटना है बैसिले जेल में एक तरह से घुसने की, उसको अगर हम देखें तो फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहला कथन तो सत्य है, 14 जुलाई फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। दूसरा कथन अगर हम देखें तो यहाँ पर असत्य है। कारण ये है कि ये वर्साय पैलेस में जबरन प्रवेश करने की घटना नहीं है, ये बैसिले जो जेल है वहाँ पर जबरन प्रवेश करने की घटना है, और ये जेल पेरिस में ही एक तरह से स्थित थी। तो इस आधार पर दूसरा कथन असत्य है, पहला सत्य है। तो हमारा उत्तर हो जाता है ए, केवल एक सत्य है। प्रश्न का आधार यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैसिले दिवस यानी आगामी 14 जुलाई को जो वार्षिक दिवस एक तरह से फ्रांस में मनाया जाएगा, वहां पर एक देखें तो एक बड़ी परेड आयोजित की जाती है, उसमें भाग लेने का न्योता दिया गया है। चौथा प्रश्न हम देखते हैं, कालाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से गलत हैं या हैं। पहला कथन हम देखते हैं, यह प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है जो संक्रमित मादा फैलोबोटोमाइन मधुमक्खी मतलब सैंड फ्लाई की अगर हम बात करें उसके काटने से फैलता है। पहला कथन सत्य है, क्योंकि जो प्रोटोजोआ एक तरह से पैरासाइट होते हैं, परजीवी, उनके कारण ये होता है। और अगर हम बात करें मादा फैलोबोटोमाइन जो सैंड फ्लाई होती है, जो एक तरह से मरुस्थल में पाई जाने वाली एक तरह की मक्खी है, उसके काटने से ये फैलता है। भारत में अगर हम देखें तो लिशमैनिया डोनोवनी एकमात्र परजीवी है जो इस बीमारी का कारण बनता है। तो भारत में आप देखें यही परजीवी प्रमुख रूप से कालाजार का एक तरह से कारण माना जाता है। तीसरा, कालाजार को रोकने के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। अंतिम रूप में अगर हम देखें तो वर्तमान में अगर हम कालाजार बीमारी के संदर्भ में देखें तो एक कोई टीका अंतिम रूप में उपस्थित है ऐसा नहीं है। 1, 2, 3 तीनों कथन यहाँ पर सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको गलत कथन यहाँ पर बताना था। तीनों में से कोई भी गलत नहीं है, तो उत्तर है हमारा डी। यहाँ पर प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार ये है कि अगर हम कालाजार एक तरह से बीमारी की बात करें तो उसमें प्रमुख रूप से देखा जा रहा है कि अलग अलग जो दवाएं हैं उनका प्रतिरोध एक तरह से उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह का जो प्रतिरोध कालाजार बीमारी में देखा जा रहा है अलग अलग दवाओं के संदर्भ में, उसका इलाज करने के लिए अगर हम देखें तो कोलकाता में जो एक संस्था काम करती है IACS यानी इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंसेस, वहाँ पर अनुसंधान में एक तरह का कंपाउंड या यौगिक पता लगाया गया है जो इसका इलाज कर सकता है। आप देखें भारत में कालाजार को लेकर स्थितियाँ काफ़ी एक तरह से विकट हैं, क्योंकि माना यह जाता है अगर हम WHO की प्रमुख रूप से रिपोर्ट देखें तो वैश्विक स्तर पर जितने भी एक तरह से मामले होते हैं उनमें से अगर हम 90% देखें तो वो एशिया, अफ्रीका और एक तरह से मिडिल ईस्ट, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में होते हैं। वैश्विक स्तर पर आप ध्यान रखें जितने भी एक तरह से कालाजार के मामले देखे जाते हैं जो WHO के पास आते हैं, अगर हम उनकी संख्या 1 लाख देखें तो लगभग 95% एक तरह से रिपोर्ट होते हैं कहाँ से, भारत में, और कुछ अन्य जो एक तरह से उष्णकटिबंधीय देश हैं वहाँ से। भारत में इस बीमारी का अगर हम प्रसार देखें तो काफ़ी व्यापक है। अगर ऐसा कोई इलाज होता है तो वैश्विक स्तर पर कालाजार को हटाने में ये काफ़ी हद तक सफल हो पाएगा। आप ध्यान रखें भारत में अगर हम कालाजार के संदर्भ में देखें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इसका प्रमुख रूप से फैलाव है। बिहार के 33 जिलों में, झारखंड में 4, पश्चिम बंगाल में 11 और उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में इसका एक तरह से प्रसार है। कालाजार बीमारी में आप देखें लगातार एक बुखार बना रहता है, साथ साथ भूख कम हो जाती है, कमजोरी आ जाता है, स्प्लीन या जो प्लीहा होता है उसमें एक तरह से वृद्धि हो जाती है और रक्त की कमी भी हो सकती है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम UPSC के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज 2008 का प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए दे रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITR परियोजना का निर्माण किया जाना है। इस परियोजना की अगर हम बात करें तो दक्षिणी फ्रांस में कदार्चे जो शहर है वहां पर इसको एक तरह से स्थापित किया गया है और भारत भी इसमें एक तरह से भागीदार है। तो हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाता है बी, दक्षिणी फ्रांस। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं और आज हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। और ध्यान रखें 20 मार्च को इसको प्रमुख रूप से जारी किया गया है जब इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस भी मनाया जाता है। आप ध्यान रखें संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की जाती है और इसका जो पब्लिकेशन है वो प्रत्येक वर्ष किया जाता है और प्रमुख रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क जो एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ का एक इनिशिएटिव है वैश्विक आधार पर, उसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है और इस रिपोर्ट के जारी करने में गैलप वर्ल्ड पोल डाटा का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। ये अलग अलग कह सकते हैं फाउंडेशन है जो इसमें एक तरह से भाग लेते हैं। आप ध्यान रखें अलग अलग जो स्वतंत्र विशेषज्ञ होते हैं उनकी व्यक्तिगत राय के आधार पर ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो जारी की जाती है।
अगर हम 2023 की प्रमुख रूप से रिपोर्ट देखें तो गैलप वर्ल्ड पोल सर्वे किया जाता है 2020 से 22 के बीच में, उसके आधार पर यह 2023 की रिपोर्ट है। इसमें अगर हम देखें तो जीवन के संदर्भ में कुछ अलग अलग प्रश्न इस पोल में पूछे जाते हैं और इस आधार पर आप देखें कैंट्रिल लैडर बनाया जाता है। किसी भी व्यक्ति को कैंट्रिल लैडर में यह बताना होता है उसकी जीवन में सबसे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है, उसके लिए उसे 10 अंक माना जाता है और सबसे खराब स्थिति उसके लिए 0। किसी भी व्यक्ति को 10 से 0 के बीच में 1 अंक देना होता है, उसके आधार पर उसकी जो हैप्पीनेस या खुशहाली है उसके बारे में एक तरह से जानकारी प्राप्त की जाती है। यहाँ पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो लगभग 130 देशों में 1 लाख लोगों का सर्वे करके गैलप वर्ल्ड पोल प्रत्येक वर्ष इस तरह के आंकड़े इकट्ठा करता है। इसी का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में एक तरह से उपयोग किया जाता है। इसमें अगर हम देखें एक और प्रमुख रूप से जो प्रकार है वो देखा जाता है 6 अलग अलग कारक के आधार पर। पहला यहाँ पर किसी देश में जीडीपी का आधार, दूसरा अगर हम देखें जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, जेनरसिटी की अगर हम बात करें तो कितना एक तरह से किसी व्यक्ति की मदद आसानी से किसी देश में हो पाती है, सोशल सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर हम चौथे नंबर पर देखें, पांचवा अगर हम देखें स्वतंत्रता कितनी है आपको जीवन में अपने जो भी अलग अलग निर्णय वो लेने में, और छठवां अगर हम देखें करप्शन। इस आधार पर एक तरह से आपको अपने देश में जो आपकी स्थिति है उसका मूल्यांकन एक तरह से देना होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो डायस्टोपिया एक तरह की स्थिति होती है। देखिए सबसे जो आदर्श स्थिति होती है उसको प्रमुख रूप से हम यूटोपियन एक तरह से बोलते हैं, तो उसका विपरीत यहाँ पर डायस्टोपिया बोला जाता है। इसका मतलब प्रमुख रूप से ये है कि डायस्टोपिया ये कहता है कि हम एक ऐसा इमेजिनरी काल्पनिक देश मान लेते हैं जहाँ पर सबसे कह सकते हैं एक तरह से दुखी लोग हैं, सबसे कम खुशहाल लोग हैं। उसके बाद आप एक तरह से कह सकते हैं उसके ऊपर का आंकड़ा देखा जाता है, यानी इससे नीचे किसी भी देश में व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता है। तो ये जो आंकड़ा एक तरह से है वो 0 से शुरू करके ऊपर बढ़ाया जाता है कि सबसे जो दुखी है वो डायस्टोपिया में उससे ऊपर की स्थिति क्या है, 1 2 3 कितना अंक है। तो ये 6 अलग अलग कारक जो अभी हमने चर्चा किया उनको एक तरह से देखा जाता है। तो यहाँ पर सबसे बुरी स्थिति से आप ऊपर कितना अच्छे हैं वो एक तरह से यहाँ पर जांच किया जाता है, उस आधार पर अलग अलग देशों को रैंक दी जाती है। यहाँ पर अगर हम देखें 2023 की जो रिपोर्ट है उसमें एक तरह से 137 देशों को शामिल किया गया है और उसमें भारत की जो रैंक है वो 126 है। पिछले साल अगर हम देखें तो भारत की रैंक 136 थी 146 देशों में। तो हमारी स्थिति आप कह सकते हैं विश्व के अगर हम सबसे खुशहाल देशों की बात करें तो उसमें काफ़ी निचले स्तर पर है, लेकिन आप देखें कि भारत के विदेश मंत्री की तरफ से इसको एक तरह से खारिज किया गया था। तो यहाँ पर जो आलेख दिया गया है, आलेख में प्रमुख रूप से ये कहा गया है जब हम एक तरह से खुश होने की बात करते हैं तो ये काफ़ी व्यक्तिगत स्थिति है। इसे किसी आधार पर, जैसे कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से शहर में आ रहा है तो वो एक तरह से अधिक आय प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, अधिक जो भी सुविधाएं जीवन में वो प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। तो हम अगर खुश होने के लिए कोई एक आधार बना लेते हैं कि हम इतनी आमदनी आ जाएगा, इतना जीवन का स्तर हो जाएगा, खुश होंगे, तो वो स्थिति नहीं आ पाती है। हमें खुश होने के लिए विशेष स्थितियों की जरूरत नहीं है, हमें एक पैमाना मानना पड़ेगा कि इस आधार पर हम खुश रह सकते हैं, चाहे स्थिति बहुत खराब हो या बहुत अच्छी हो। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से जो खुशहाली की स्थिति है, हैप्पीनेस की जो कंडीशन है, उसे लक्ष्य बनाकर काम करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान जो स्थिति है उसमें खुश रहने का एक प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रमुख रूप से आलेख में इसकी चर्चा की गई है, लेकिन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के जो अलग अलग पक्ष हमने चर्चा किए हैं वो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज के दैनिक क्विज को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।